नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर सेकंड से। और यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं व्यक्तित्व के सिद्धांत में मापन और उसके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर। दोस्तों, टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आईएमपी इस टॉपिक को कर लीजिए, कॉपी पेन साथ में रखिए और मेरे द्वारा जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं आप उसे तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही रुचिकर होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, अगर आप वीडियो को अंत तक देखिए, व्यक्तित्व के सिद्धांत से कहीं से भी प्रश्न अगर पूछा जाएगा, चाहे व्यक्तित्व के सिद्धांत से पूछा जाए, चाहे उसके मापन से पूछा जाए, आप गलत करके कभी नहीं आएंगे दोस्तों। टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को अंत तक देखना और ध्यान से देखना। कॉपी पेन साथ में रखो, मेरे द्वारा जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं आप उसे तुरंत नोट डाउन करो। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर सेकंड है ये, यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क का। तो टॉपिक है दोस्तों व्यक्तित्व का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, व्यक्तित्व के सिद्धांत को टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है और फिर पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, ऐसे ऐसे टॉपिकों पर जब मैं आप लोगों से फ्रायड के अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि फ्रायड के अवस्थाओं से दोस्तों यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए, आपके सामने एक ही प्रश्न इस तरीके से आया था कि फ्रायड द्वारा निम्न में से या अवस्थाओं को अनुक्रम में बताइए। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को एज के साथ क्रम में बताऊंगा, तो आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना। और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसे करना। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि इससे जो प्रश्न बनेंगे दोस्तों, आप लोग यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में, या चाहे सी टेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, अप्लाइड क्वेश्चन से लिया गया है दोस्तों। सारे क्वेश्चन आप इसे आसानी से टैकल कर सकते हैं। देखिए, दिसंबर 2012 में एनटीए यूजीसी नेट में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चंस। अभी मैं इन सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करूंगा। देखिए, एक क्वेश्चन ये था, सिद्धांतों पर भी चर्चा करूंगा, कौन सिद्धांत किसने दिया है। ध्यान देना दोस्तों, मैं सिर्फ आज चर्चा करूंगा कार्ल रोजर्स के, फ्रायड के और मास्लो के। तो ध्यान देना, मैं स्किनर के बारे में पहले बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में चर्चा नहीं करूंगा स्किनर के बारे में। तो आपको समझ आना चाहिए दोस्तों कि अगर आप 3 सही मैच कर लेंगे तो चौथा ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, एलिमेंट कर सकते हो। स्किनर के बारे इस वीडियो में चर्चा नहीं होगी, बाकी इन तीनों के, अब मैस्लो, कार्ल रोजर्स और सिगमंड फ्रायड के बारे में चर्चा मैं करूँगा। ये भी एक पार्ट है व्यक्तित्व के अंदर। ठीक है, देखिए, व्यक्तित्व के सिद्धांत में संबंधित जो है पर्सोना शब्द का जो अवधारणा है दोस्तों, कॉन्सेप्ट है, उसका उपयोग किसने किया था, अभी इन सभी पे मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से। देखिए, ये एरिक एरिक्सन के द्वारा लिया गया है दोस्तों, मैं थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करूंगा आप लोगों से। हालांकि मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, लेकिन अभी मैं आप लोगों से इस पर चर्चा। दोस्तों, मैं इस फ्रायडवादी के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में जो मृत्यु अथवा आक्रमणशील जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, मैं अभी आप लोगों से इस पर भी चर्चा करूंगा दोस्तों। ठीक है, टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए इलेक्ट्रा, और उसके बाद है देखिए एलिगेशन दे रखा है, रीजंस दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को भी मैं चर्चा करूंगा, आप लोगों से बताऊंगा सारे। देखिए, मास्लो का भी पदानुक्रम, ये जो दोस्तों 4 आवश्यकताएं हैं, हालांकि बेसिकली 5 हैं, मैं पाँचों पर चर्चा करूंगा। और आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और देखिए ये सभी प्रश्न दोस्तों आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। इन सभी प्रश्नों के बेस्ड पर आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट दूंगा। यदि दोस्तों वीडियो को अंत तक देखोगे, यहाँ से एक भी प्रश्न गलत नहीं करके आओगे दोस्तों, सारे प्रश्न आप सही करके आओगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। दोस्तों देखिए, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। व्यक्तित्व में दोस्तों क्या चीज़ कही गई है कि व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का रूपांतरण है, और अंग्रेजी के इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नकाब। दोस्तों ध्यान से देखते चलना आप लोग, यहाँ पर्सनालिटी जो है उसके हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं, और इंग्लिश में पर्सनालिटी उसको बोला जाता है। पर्सनालिटी जो है दोस्तों पर्सोना शब्द से निकला है, और ये यूनानी भाषा का एक शब्द है, ये भी चीज़ ध्यान देना। और जो पर्सोना है उसका अर्थ क्या है दोस्तों, ये है मास्क, मुखौटा, नकाब, बाहरी आवरण। दोस्तों, मैंने जो कल के व्हाट्सएप वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन किया था, तो यही एक प्रश्न आया हुआ था,
मैंने दिया था आप लोगों से कि बताइए पर्सोना का क्या अर्थ होता है, तो आप लोगों ने उसका ऑप्शन नंबर डी लगा रहे थे कोई बच्चा, तो कोई बच्चा बी लगा रहा था। तो वहाँ पर मैंने चारों ऑप्शन में दे रखा था, मास्क भी दे रखा था, मुखौटा भी दे रखा है, नकाब और बाहरी आवरण, सारे ऑप्शन दे रखे थे। और लास्ट में मैंने कहा था डी में उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर जो डी था दोस्तों वही सही था। देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग पर्सोना के बारे में, मास्क, मुखौटा, नकाब, बाहरी आवरण। दोस्तों टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये समाज कार्य अभ्यास के लिए जो मनोवैज्ञानिक आधार है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस, उसी के बेस्ड पर दोस्तों मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान देना। देखिए इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि मेरा जो ये वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो समाज कार्य से संबंधित है। हालांकि आप ये भी ना समझे कि जो यूपी टेट, सुपर टेट और अदर टेट के बच्चे अगर देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो वहाँ उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। क्यों? रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें अप्लाइड क्वेश्चंस बनाकर, यानी समाज कार्य के अभ्यास के माध्यम से आप लोगों को अप्लाइड क्वेश्चंस बनाकर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों टॉपिक इम्पोर्टेंट है और यहाँ से जितने भी कंटेंट मिल रहे हैं आपको, सारे कंटेंट यूज़फुल है दोस्तों। ध्यान से सुनना दोस्तों। समाज कार्य अभ्यास के लिए यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक आधार है, उन मनोवैज्ञानिकों के आधार को भी आवश्यकता होती है। समाज कार्य में सामाजिक जो परिवर्तन होते हैं, समस्याओं को सुलझाने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। और समाज कार्य का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लोगों को सशक्तिकरण है। आप ध्यान देना कि समाज कार्य का क्या उद्देश्य होगा। तो आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर लिया करो। पहला पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है लोगों का सशक्तिकरण। दोस्तों अगर मेरी वीडियो थोड़ी फास्ट चल रही है तो आप लोग स्पीड कम भी कर सकते हैं अपने यूट्यूब की सेटिंग में जाकर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पहला था इसका उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों का जो था सशक्तिकरण करना, दूसरा था कल्याण से है। तो याद रखना दोस्तों, समाज कार्य का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है लोगों को सशक्तिकरण करना और उसका कल्याण करना। एक सामाजिक कार्यकर्ता, ध्यान देना, लोगों की सहायता करने का प्रयास करता है। समाज कार्य लोगों की क्षमता का विकास करता है। और यह कहा जा सकता है कि सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों कि सामाजिक कार्य समाज में पाई जाने वाली असामान्यताओं को उजागर करता है, ठीक है। समाज कार्य दैनिक जीवन की समस्याओं को संबोधित करता है। और समाज कार्य व्यक्ति के परिवेश पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कौशलों को, तकनीकों को और उसके एक्टिविटीज़ को, यानी क्रियाकलाप, ठीक है। एक्टिविटीज़ मतलब क्रियाकलाप होती है या गतिविधि आप कह सकते हो, ठीक है। क्रियाकलाप या गतिविधि भी आप इसे कह सकते हो। तो क्रियाकलापों का भी प्रयोग किया जाता है, यानी उसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान देना दोस्तों कि सामाजिक कार्य में जो प्रमाणित ज्ञान है उन्हीं ज्ञान पर आधारित है जिसे शोध और व्यवहार मूल्यांकन द्वारा अर्जित किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। दोस्तों मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ व्यक्तित्व के बारे में, तो आप ध्यान से सुन लीजिए ज़रा। व्यक्तित्व में किस तरीके से मनोवैज्ञानिक आधार पाया गया, किस तरीके से व्यक्तित्व को यहाँ पर लाया गया। तो ध्यान देना दोस्तों, जो व्यक्तित्व को लाया गया वो समाज कार्य अभ्यास के माध्यम से सामाजिक मनोविज्ञान के आधार पर इन्होंने कुछ शाखाएं बनाई। तो याद रखना, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से बता रखा है, जिन दोस्तों ने नहीं देखा है उसे तो वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी देख सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को अगेन दोबारा इसलिए बताना चाहता हूँ कि ताकि यहाँ से कोई भी प्रश्न अगर आपको आता है एग्ज़ाम में तो गलत ना करें। जो चीज़ें छूट गई हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मनोवैज्ञानिक की जो शाखाएँ हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत पहला आता है सामान्य मनोविज्ञान, मैंने बताया था। और उसके बाद दोस्तों सामाजिक मनोविज्ञान लिख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों आप लिख सकते हो सामाजिक मनोविज्ञान के बाद परामर्श मनोविज्ञान लिख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों आप लोग लिख सकते हो विकास मनोविज्ञान, ठीक है। और देन उसके बाद चिकित्सकीय मनोविज्ञान, उसके बाद दोस्तों शैक्षणिक मनोविज्ञान, और एक और लिख सकते हो दोस्तों इसके अंतर्गत एक औद्योगिक और संगठनात्मक मनोविज्ञान, और एक लास्ट है दोस्तों आप लोग लिख सकते हो बाल मनोविज्ञान, ठीक है। ये सारी जितना मैंने बताया है अभी आपको, सामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक एवं संगठनात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और विकास मनोविज्ञान, चिकित्सकीय मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, ये सारे दोस्तों आप लोगों का जो है मनोवैज्ञानिक शाखाएं के अंतर्गत आता है, ठीक है।
आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो कमेंट करिए, मैं आप लोगों को मनोविज्ञान की शाखाओं को नोट बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। सामाजिक कार्य में मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या चीज़ होती है, ध्यान से देखना। सामाजिक कार्य में मैंने बात कर रहा हूँ, तो जो सामाजिक कार्य करता है वो कॉपी पेन साथ में रखिए और नोट डाउन करते चलिए आप लोग। देखिए, समाज कार्य में मनोविज्ञान की जो आवश्यकता है दोस्तों, वो समाज कार्य व्यवहार में उस व्यवहार के लिए मनोविज्ञान को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं सामाजिक कार्यों में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। ये भी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। और वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ, विद्यालय सामाजिक कार्यकर्ता जो है औद्योगिक सामाजिक कार्यकर्ता हो या सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता हो या व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता हो या परामर्शदाता हो, सभी को ये मनोवैज्ञानिकों की जानकारी का लाभ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो या व्यक्तिगत सामाजिक कार्यकर्ता या सामुदायिक सामाजिक कार्यकर्ता हो या सामूहिक सामाजिक कार्यकर्ता हो, ये सभी चीज़ें जो है समाज कार्य के मनोविज्ञान की आवश्यकताओं में जरूरी पड़ता है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने कल एक चीज़ बताया था, इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों, जब कभी समाज कार्य में मनोविज्ञान की आवश्यकता पूछी जाएगा तो वर्तमान की बात जरूर पूछा जाता है। तो बेसिकली वर्तमान में दोस्तों अगर वैश्वीकरण में देखा जाए तो सामाजिक और संस्कृति के तंत्र के प्रभावित करता है। प्रतिस्पर्धात्मक रूप से व आत्म केंद्रित सोच और तथा रोजगार के तरीकों में बदलाव करने के लिए जो व्यक्तित्व का दबाव बढ़ा दिया जाता है, वही है दोस्तों समाज कार्य में मनोविज्ञान की एक आवश्यकता है। ठीक है, यदि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता को जटिल मुद्दों, तनाव, सामंजस्य की जो समस्याएं होती है उनसे निपटना होता है, और मनोविज्ञान जो होता है सामाजिक समस्याओं को कम करने के लिए आवश्यक ज्ञान और तकनीकी का प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों सामाजिक कार्य में मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना आप लोग। वहीं दोस्तों अगर मैंने व्यक्तित्व के बारे में चर्चा कर ही रहा हूँ तो आप लोगों को बता दूं व्यक्तित्व क्या है, क्या चीज़ है। बेसिकली व्यक्तित्व की परिभाषा में एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, IMP होता है, उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। यदि एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसकी परिभाषाओं में व्यक्तित्व के। देखिए दोस्तों, व्यक्तित्व की परिभाषा में यहाँ पर बताया जाता है, एक नाम आता है, आएगा आपको, गॉर्डन अल्पोर्ट, लिख लीजिए आप लोग, गॉर्डन अल्पोर्ट। ठीक है, गॉर्डन अल्पोर्ट के अनुसार बताया गया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक तंत्रों का संगठन होता है। ठीक है, जो उसके परिवेश के लिए समायोजन का निर्धारण करता है। तो ये अल्पोर्ट द्वारा जो परिभाषा दी गई है व्यक्तित्व में, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। UGC नेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है और रिट के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन अल्पोर्ट के द्वारा पूछा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना आप लोग, इसलिए क्योंकि अल्पोर्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व में। ठीक है, व्यक्तित्व की अगर परिभाषा से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेसिकली 99% दोस्तों अल्पोर्ट से पूछा गया है। ठीक है, अल्पोर्ट ने इन्होंने क्या बताया था कि व्यक्तित्व को बदलते मूल्यों की जो प्रकृति होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इन्होंने 3 चीज़ों पर ध्यान दिया, 3 चीज़ों पर उसको महत्व दिया। कौन कौन से, इन 3 शब्दों को आप ध्यान देना, क्योंकि 3 शब्द जो होती हैं दोस्तों वो मनोशारीरिक तंत्र के अंतर्गत पाया जाता है। जैसे वह समायोजन का महत्व देता है, जैसे प्रवृत्ति आप लोग लिख लीजिए, दूसरा है भावनाएं, तीसरा है उद्देश्य, पर बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने जोर दिया। तो इन चीज़ों को ध्यान देना दोस्तों आप लोग। ठीक है, चलिए परिभाषा के बारे में, अल्पोर्ट के बारे में आप लोगों ने जान लिया होगा। नेक्स्ट परिभाषा के बारे में व्यक्तित्व में चर्चा करेंगे, JP गिलफोर्ड। अभी भी कल ही मैंने दोस्तों आप लोगों से व्हाट्सएप पर यही क्वेश्चन सेम दे दिया था आप लोगों से कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप क्या है, तो JP गिलफोर्ड है। JP गिलफोर्ड, अब ध्यान देना, मैंने ट्रिक क्या बनाया था यहाँ पे, गुड़ है, यानी जो गन्ना होता है गांव में, गन्ने के रस से जब राब, यानी राब मतलब गुड़, जब गुड़ बनता है, गांव में गुड़ बोलते हैं, तो वो आप गुड़ों को सोचो गुड़ से, और यहाँ गुड़ जो बनता है वो किससे बनेगा, गीला रहने से, यानी रसों से बनता है, तो इसलिए गीला होता है। तो आप लोग ध्यान देना, गिलफोर्ड गुड़ हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, यहाँ पर मैंने कल बताया था ऑप्शन नंबर 2 दे रखा था। आई होप शायद मुझे आप लोगों को इन चीज़ों पे बात क्लियर नहीं था, तो ट्रिक को मैं अगेन बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए ताकि आप लोग याद हो जाए सारी चीज़ें। विलियम वुडवर्थ, देखिए यहाँ पर व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की
ठीक है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, इस तरीके से प्रश्न आएंगे तो आप लोग किस तरीके से टैकल करोगे आप लोग एग्जाम में। देखिए व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार में यहाँ पे लिखा है समग्र, समग्र की विशेषता बताता है। समग्र मतलब होता है पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। जब वर्ल्ड की बात करेगा तो विलियम वुडवर्थ, वर्थ जो देखिए वर्ल्ड, वर्थ जो है वर्ल्ड से कुछ रिलेट हो रहा है, इसलिए जब समग्र की बात होगी, पूरे वर्ल्ड की बात होगी, समग्र मतलब पूरी दुनिया, ठीक है, संपूर्ण, तो मान के किस में चलिए आप लोग वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड जो है दोस्तों वर्थ में आ रहा है, वुडवर्थ, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ट्रिक बनेगी दोस्तों विलियम वुड का और विलियम वुडवर्थ का, वो बनेगा समग्र से, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों वैलेंटाइन, देखो वैलेंटाइन में क्या है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात एंड अर्जित प्रवृत्तियां का योगदान है। जब देखिए दोस्तों, जब कभी भी आप लोगों से पूछा जाए व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित, अर्जित मतलब एक्वायर करना, अर्जित करना, प्राप्त करना, रिसीव करना, ठीक है। जब किसी चीज़ को आप प्राप्त करोगे, कब प्राप्त करते हो दोस्तों, तो वैलेंटाइन डे को प्राप्त करते हो। कोई आप चीज़ प्राप्त करते हो या रिसीव करते हो, आप ऐसे सोचिए, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ ट्रिक के माध्यम से मैं दोस्तों आप लोगों को रिलेट कराने की सोच रहा हूँ। जैसे जन्मजात जो चीज़ें आप पाना चाहते हो, अर्जित करना चाहते हो, वो कब पाओगे, वैलेंटाइन डे को, ठीक है। तो आप वैलेंटाइन डे को आप लोग इससे ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। डेसिल, डेसिल से क्या है दोस्तों, आपको याद रखना है, डेसिल व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार में जो संपूर्ण चित्र है वो डेसिल है। डेसिल, आप लोग कहते हो ना ये जो पिक्चर है बहुत अच्छी है, नाइस है, मतलब बहुत ही आप लोग उसके क्या कर रहे हैं, डेसिंग, डेसिंग का मतलब आप सोचिए बहुत ही सुपर डुपर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप रिलेट करिए कि डेसिंग यानी जो डेसिल है दोस्तों, क्या है डेसिंग, डेसिंग क्या है या सुपर डुपर क्या है, वो चित्र है, पिक्चर है, ठीक है। तो आप इस तरीके से डेसिल और चित्र से आप लोग इसे रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। मन, देखिए जब कभी मन की बात होगी तो मन में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तरीके आ सकते हैं, रुचि आ सकती है, और व्यवहार दृष्टिकोण आ सकता है, क्षमताएं आ सकती हैं, तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन आ सकता है। तो ये जब कभी ढेर सारी चीज़ें दे दे आपको, ढेर सारी चीज़ें मतलब तरीके, रुचि, दृष्टिकोण, क्षमता एक्सेट्रा, तो आप समझना दोस्तों उन्होंने मन ने दिया है। इस व्यक्ति की परिभाषा किसने दिया है, मन ने। रैक्स, रैक्स मतलब देखिए जब व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। देखिए रैक्स के द्वारा जो सामान्य, जब कोई चीज़ मान्य हो या अमान्य हो, कोई चीज़ आप मानते हो नहीं मानते हो, तो कौन नहीं मानता है, कौन मानता है, तो रैक्स मानता नहीं, ठीक है। तो रैक्स आप इस तरीके से याद कर सकते हो, रैक्स ने कभी किसी चीज़ों को मानता है, कभी किसी चीज़ों को नहीं मानता। तो यानी मान्य अमान्य जो गुण हैं, क्वालिटी हैं उसके, देखिए यहाँ पर गुण है तो आप मत सोचना यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिल सकता है, नहीं, लेकिन गुण तो मिलेगा आपको, लेकिन उसमें देखिए आपको मान्य अमान्य की बात नहीं की जाएगी। लेकिन जब कभी अमान्य और मान्य की बात की जाएगी तो आप रैक्स को याद कर लेना, ठीक है। वार्ने ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक संगठन है जो इसके विकास के किसी भी अवस्था में होता है। तो ठीक है दोस्तों, वार्ने ने क्या बताया, संपूर्ण, अच्छा संपूर्ण यहाँ पर आ गया, तो संपूर्ण में जब कभी उर्वर्थ आ जाए तो भी कंफ्यूज मत होता वार्ने। देखिए मैंने कहा था समग्र और संपूर्ण की बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक संगठन, यानी यहाँ पे देखो मानसिक, उसमें जब था समग्र, सिर्फ समग्र था, मानसिक की बात नहीं की गई थी। जब कभी मानसिक की बात की जाए तो आप समझ जाना है दोस्तों, वार्ने दिया था। यानी जब कभी आप दिमाग को अपने वार्निंग देते हो, वार्निंग, मस्तिष्क को किस में वार्निंग देते हो, तो आप समझना कि मस्तिष्क जो है, मन जो है, जो मानसिक है, आप मानसिक को वार्निंग कर रहे हो, वार्न कर रहे हो, वार्न कर रहे हो, वार्न से वार्ने, ठीक है, वार्न कर रहे हो, किसको वार्न कर रहे हो, अपने मानसिक यानी मस्तिष्क को वार्न कर रहे हो, ठीक है। आप इस तरीके से रिलेट करके आप इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। कैटल, कैटल जब कभी भविष्यवाणी होगी, भविष्यवाणी कौन करते हैं, तो भविष्यवाणी कैटल, कैटल आप लिख सकते हो, ऐसे ही अब ईजी है, भविष्यवाणी कहते हैं। देखिए वाणी, भविष्यवाणी यहाँ पे लिखा, व्यक्तित्व है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के परिस्थितियों में कैसा कार्य करे या क्या करे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, जब कभी भविष्य की बात होगी, भविष्य के बारे में कौन बताता है, कैटल बताता है। कैटल आप समझ लीजिए, कैटल आप देखिए कैटल से आप क्या, मैं बताऊँ आपको, जैसे मान लीजिए कौवा है, कैटल, क्रो आप समझो, कैटल क्रो जो होता है दोस्तों, जब कभी आता है गांव वगैरह में क्या होता है कि जब कौवा बोलता है घर पे, तो वो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई आ जाने वाला है ना। तो आप ऐसे आप लर्न करो कि जो कैटल है, क्रो जो है, कैटल यानी क्रो,
क्रो जो है दोस्तों वो क्या कर रहा है, कैटल भविष्यवाणी कर रहा है, बता दे रहा है, पहले से वार्न कर दे रहा है सबको कि आज कोई आने वाला। तो यानी भविष्यवाणी कौन करता है, आप ऐसे सोच लेना कि कौवा करता है, कौवा कैटल, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो दोस्तों। बिंग एंड हंट, बिंग एंड हंट कैसे, व्यक्तित्व वह व्यक्ति है जिसमें संपूर्ण व्यवहार को प्रतिमान और उसकी विशेषताओं का योग जो है उल्लेख करता है, ठीक है। जब कभी प्रतिमान की बात होगी, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी संपूर्ण आ गया है, तो आप मत लगाना कि विंग एंड हंट ने कहा है। जब कभी प्रतिमान की बात होगी और उसकी विशेषताओं की बात होगी तो विंग एंड हंट ने किया है, ठीक है। तो आप इसे बना लेना दोस्तों ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अल्पोर्ट, देखो अल्पोर्ट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है आईएमपी। अल्पोर्ट द्वारा व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक, मैंने अभी भी बताया आपको, मनोशारीरिक तंत्रों का संगठन है, मैंने बताया था आपको, जिसमें गुणों का एक गत्यात्मक, यहाँ मैंने यहाँ पर गत्यात्मक लिखा है तो वहाँ पर मैंने मनोशारीरिक तंत्र लिखा था, ठीक है। संगठन है, मनोशारीरिक तंत्र का संगठन होता है, या कभी पूछा जाए गत्यात्मक संगठन होता है, तो दोनों बात एक ही दोस्तों, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। अल्पोर्ट ने ही बताया था। और मैंने बताया था कि परिवेश में समायोजन का निर्धारण होता है, और इसमें देखो लिखा हुआ है कि वातावरण के साथ अनोखा समायोजन स्थापित करता है, तो ये भी बात सही है दोस्तों। अल्पोर्ट द्वारा 1961 में संशोधन किया गया था, ये भी चीज़ें याद रखना दोस्तों, ठीक है। वातावरण के साथ अनोखा, या फिर उसका विशिष्ट व्यवहार का विचार किया था। विशिष्ट व्यवहार मैंने तीन ही बताया था, मनोशारीरिक तंत्र की प्रवृत्तियां, भावनाएं और उद्देश्यों का महत्व पर जोर देता है, वही चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिद्धांतों के बारे में। तो सामाजिक सिद्धांत जो है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग व्यक्तित्व के सिद्धांत आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। जैसे पहला है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो कार्ल युंग ने दिया है सिद्धांत। दूसरा है दोस्तों मूल दृष्टि किसने दिया, स्प्रेंगर ने दिया है। और उसके बाद दोस्तों व्यक्तित्व के सिद्धांत में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। वहीं अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि व्यक्तित्व सिद्धांत की मांग की और आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, तो अब्राहम मैस्लो ने दिया है। और अगर पूछा जाएगा व्यक्तित्व के सिद्धांत में दोस्तों शारीरिक रचना के आधार पर किसने दिया, तो दो लोगों का नाम अभी मैं बताऊंगा आपको, सैडल और क्रेशमर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, उतना खास नहीं लेकिन नाम याद रखना, शारीरिक रचना के आधार पर, ठीक है। शारीरिक रचना के आधार पर जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है वो सैडल और क्रेशमर ने दिया है। वहीं व्यक्तित्व के सिद्धांत में दोस्तों मांग का जो सिद्धांत है वो हेनरी मुर्रे ने दिया था। अभी दोस्तों मैंने कल ही व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों से यहाँ से प्रश्न किया था और इससे प्रश्न किया था, इनसे प्रश्न किया था, सभी प्रश्न इसी से रिलेटेड था दोस्तों। मैंने दिया था कि मांग का जो सिद्धांत था तो उसमें रेणु जी का सही जवाब आया था, सिर्फ मांग के सिद्धांत पर हेनरी मुर्रे ने किया था, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर मांग और आवश्यकता का जो सिद्धांत है वो अब्राहम मैस्लो ने दिया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं दोस्तों सील गुणों का सिद्धांत में अल्पोर्ट और कैटल ने दिया है, तो यहाँ पर ये चीज़ें याद रखना, अभी मैं चर्चा करूंगा। सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया, कार्ल युंग ने दिया, ठीक है। तो इतने रहे सिद्धांत। यहाँ से यूजीसी नेट के एग्जाम में प्रश्न आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। आप लोग इतना ही स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट डाउन भी कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट भी चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत जब कभी भी आपको बात किया जाए अल्पोर्ट के जो गुण और ट्रेट सिद्धांत हैं उनके रिलेटेड भी पूछा जाता है। कोटल के अनुसार अगर जो 4 प्रकार के बताए गए थे गुण, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। मैं अल्पोर्ट के गुण और ट्रेट के सिद्धांत के माध्यम से चल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें बेसिकली क्या था कि सामान्य गुण और विशिष्ट ट्रेस्टट गुण पाए गए, और दूसरा था दोस्तों, तीसरा था सतही ट्रेस्टट्स गुण था। चौथा था दोस्तों स्रोत ट्रेस्टस गुण। ध्यान से सुनो मेरी बात। पहला आप लोग नोट डाउन कर लिया होगा सामान्य गुण। सामान्य गुण के अंतर्गत आपको दोस्तों क्या व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो पहला मैंने बताया सामान्य गुण, और ये सभी लोगों में एक समान पाए जाते हैं सामान्य गुण। नंबर 2 मैंने बताया है विशिष्ट ट्रेटस, ठीक है, विशिष्ट ट्रेटस गुण, ये कुछ ही लोगों में पाया जाता है, विशिष्ट वाला जो होता है। नंबर 3 सतही ट्रेटस गुण, इसका पता व्यवहार की अभिव्यक्ति द्वारा पता चलता है और ये आसानी से दिखाई दे जाते हैं। कौन सा गुण, सतही ट्रेटस गुण। नंबर 4 स्रोत ट्रेटस गुण, ये चारों को दोस्तों मैंने बताया है व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत के गुण, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, जो अल्पोर्ट के गुण हैं, जो ट्रेस्ट का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, आरबी कोटल के अनुसार बात कर रहा हूँ, ठीक है। चौथा था दोस्तों स्रोत टेटस गुण, और ये गुण ऐसी संरचना है जो व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करते हैं, और ये गुण व्यक्तित्व का मूल स्रोत होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों। देखिए यहाँ पे सिगमंड फ्रायड के द्वारा व्यक्तित्व के जो बारे में बताया जा रहा है उसके अंगों के बारे में।
तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, मैंने अभी भी आप लोगों से चर्चा किया है। देखिए चेतन और चेतन मन, मैंने मन के प्रकार बता चुका हूँ। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है मेरे वीडियो को जाकर वहाँ से देखें दोस्तों, चेतन मन के बारे में। और उसके बाद मैंने आप लोगों से ईग और ईगो के बारे में बता चुका हूँ। ईद और ईगो और अधि अहम क्या चीज़ है, यानी सुपर ईगो क्या चीज़ है, परा अहम क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से बता चुका हूँ। व्यक्तित्व के ये जो ये व्यक्तित्व संरचना है, व्यक्तित्व की संरचनाओं के बारे में, ठीक है। देखिए मूल प्रवृत्ति के बारे में आप लोगों से अभी भी चर्चा कर रहा था। अभी भी मैंने आपको स्टार्टेड में ही एक प्रश्न दिया था इसी से रिलेटेड आप लोगों को, ठीक है। पहला ऑप्शन था दोस्तों, देखिए दोस्तों यही प्रश्न था और इसी प्रश्न को मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूँ कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। दोस्तों याद रखना, सबसे पहले लिख लीजिए आप लोग कि जो फ्रायड के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के 5 गुण बताए गए। बेसिकली दोस्तों ध्यान देना कि यहाँ पर ये मनोलैंगिक अवस्थाओं के ऊपर यहाँ पर इन्होंने क्या चीज़ बताया था कि व्यक्तित्व विशेष अवस्था में भावनात्मक रूप से स्थिर रूप से हो जाता है, जिसमें फ्रायड के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के 5 चरणों में इसको बांटा गया। पहला था दोस्तों मुखावस्था, अब आप इसे कह सकते हो मौखिक चरण भी, और इसे कह सकते हो आप मुखावस्था के साथ साथ इसकी जो एज होती है दोस्तों 0 से लेकर 1 ईयर तक, पहला वर्ष। यानी आप ये कैसे कह सकते हो दोस्तों कि इस चरण में मुख की उत्तेजना द्वारा संतुष्टि प्राप्त की जाती है और यह चरण जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुदृढ़ता को नींव रखता है। और यदि इसी चरण में दोस्तों जो काम लिप्सा की जो स्थिरीकृत दिया जाता है वो है व्यक्तित्व के गुण को स्थिरीकरण होंगे, और जो एक निष्क्रिय व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं या यह चरण में अधिक भोजन, धूम्रपान, मद्यपान और दूसरों की आलोचना से संबंधित होता है मुखावस्था, यानी दोस्तों मौखिक चरण। तो अब पहला यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा दोस्तों गुदावस्था, जिसको गुदीय चरण बोला जाता है, यहाँ 1 से लेकर 3 वर्ष और कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है 2 से 3। तो दोस्तों याद रखना इसका जो एज है दोस्तों, या 1 से इसलिए कहा गया कि 1 से ही लिया जाएगा इसको, और कभी कभी इसको ये बोला जाता है दोस्तों कि 2 से 3, यानी 1 के बाद जो 2 आता है दूसरा ईयर स्टार्ट हो जाता है, दूसरे से तीसरा भी लिया जाता है, ठीक है। दोनों बात सिमिलर है। ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर इस चरण में क्या बात कही गई है गुदावस्था में, कि बच्चा आंतरिक अंगों को नियंत्रित प्राप्त करता है और इस चरण में बच्चे के अहम का विकास होता है। यदि माता पिता यदि किसी आदत को सिखाने के लिए बच्चे के ज़बरदस्ती उसके साथ करते हैं तो बच्चा उसके विपरीत आचरण करता है, परंतु दूसरी तरफ बच्चा उसे एक सामान्य एक्टिविटीज़ समझकर यानी क्रियाकलाप समझकर उसे प्रशंसा भी करता है, और यह विचार जो है रचनात्मक का नींव रखता है। और गुदी स्थिरीकरण जो है उसका वो विकसित होने वाला व्यक्तित्व को दृढ़ रूप से व नियमित व्यक्ति का होना आवश्यक बताया जाता है यहाँ पर, इसीलिए इसे गुदीय अवस्था बोला गया। शैशवावस्था, ध्यान देना दोस्तों यहाँ पर शैशवावस्था तीसरा है और वेरी वेरी मोस्ट, इसको बोला जाता है लैंगिक चरण भी। दोस्तों इस शैशवावस्था में जो लैंगिक चरण है इसकी एज दोस्तों ध्यान देना 3 से 6 वर्ष है। अब इस एज में दोस्तों क्या क्या चीज़ें होती है, इस वेरी IMP यहाँ करिए, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों, 1 नंबर का नहीं 2 नंबर का होता है प्रश्न, NTA UGC नेट का एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो दोस्तों ध्यान दो यहाँ पर, ये जो प्रश्न होगा दोस्तों यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न जो है दोस्तों पूछा जाएगा लैंगिक चरण से, तो 3 से 6 वर्ष एज होती है। देखिए यह व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण काल है, ठीक है, और इस चरण में संतुष्टि का संवेदन स्वहस्त कौशल से प्राप्त होता है। अब दोस्तों कुछ मामलों में लैंगिकताहीन भावना को उत्पन्न कर देती है और एक वयस्क व्यक्ति यौन क्रिया से लिप्त होकर अपनी व्याग्रतता कम करने को प्राप्त करता है। ध्यान देना इसी अवस्था में ही शैशवावस्था में जो लैंगिक चरण बोला जाता है इसी को लैंगिक चरण भी बोला जाता है, ठीक है। अब ध्यान दो इसी अवस्था में ही एक ऑडिपस मनोवृत्ति पाई जाती है। ऑडिपस लिखो आप लोग, ऑडिपस लिखो, मनोवृत्ति लिख लिया। अब ध्यान दो इस पे, देखो क्या है इसके अंतर्गत, बच्चों में इस चरण की पहचान इडिपस द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व की उत्पत्ति से होती है और इस चरण के में विपरीत लिंग वाले
जो विपरीत लिंग वाले के प्रति आकर्षण या सामान्य लिंग वाले प्रति ईर्ष्या का भाव पाया जाता है। बच्चा सामान्य लिंग वाले का प्यार तथा स्नेह नहीं खोना चाहता और इस चरण में बच्चा सामान्य लिंग वाले के साथ पहचान का प्रयास करता है। ऑडिपस मनोवृत्ति के समाधान के लिए अधि अहम यानी सुपर ईगो का निर्माण करता है। तो ध्यान देना दोस्तों इन चीज़ों पर। और दोस्तों इसी के अंतर्गत अगर जब तक कभी मनोवृत्ति का समाधान ना होने का कारण, जब ना होने का कारण, अब इसके अंतर्गत दोस्तों ध्यान देना कि ना होने के कारण व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं और ऐसे बच्चे बड़े होने पर सामान्य यौन संबंध नहीं बना पाते हैं। फ्रायड के अनुसार ये कहना मतलब इसका यहाँ पर ये कहना है शैशवावस्था का यानी लैंगिक अवस्था का दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति द्विलिंगी होता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर दोस्तों फ्रायड के अनुसार बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो द्विलैंगिक होता है। ठीक है। अब दोस्तों इसका मापन लिंग और विपरीत जीवन वालों यानी दोनों के प्रति आकर्षण होता है। अधिकांश व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति जो होती है दोस्तों सुप्त अवस्था में रहती है। सुप्त अवस्था में रहती है तो व्यक्ति जो है समान लिंग वालों के प्रति आकर्षण का अनुभव करता है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों की ये जो शैशवावस्था है लैंगिक और चरण ये समझ में आ गया होगा। चौथे पे चलते हैं अव्यक्तता अवस्था। और दोस्तों अव्यक्तता अवस्था को ही गुप्त काल भी कहा गया है और इसी को दोस्तों सुसुप्तता अवस्था भी बोला गया है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना आप लोग। दोस्तों इस चरण के कई नाम हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अव्यक्तता अवस्था, सुसुप्तता यानी सुप्तता अवस्था भी लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है, सुप्तता अवस्था और अव्यक्तता अवस्था होती है और इसे गुप्त काल भी कहा जाता है और इसकी एज दोस्तों होती है 6 से लेकर 12। इस चरण में व्यक्ति जो होता है समान लिंग वालों के साथ मित्रता करता है। लड़के लड़कों के साथ, लड़कियां लड़कियों के साथ मित्रता करने में सहज बन जाती हैं और इस चरण में बच्चा सीखता है। इसके अतिरिक्त जो बच्चा होता है वो भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना भी शुरू कर देता है। ठीक है, परिवेश जो है दोस्तों, परिवेश संबंधी जानकारी जो है उसके अहम को बढ़ा देता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। तो इसलिए दोस्तों ये जो अव्यक्तता अवस्था है, गुप्त काल है, वो 6 से 12 वर्ष में देखने को मिलती है। जन इंद्रिय अवस्था, अब इसको बोला जाता है जनन अवस्था भी बोला जाता है, इसको जननांगी अवस्था भी बोला जाता है। ठीक है, इनका 3 नाम है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी नोट डाउन कर लेना। और इसकी जो एज है वो 13 से 18 वर्ष तक है। अब ध्यान से सुनो, यह विकास का अंतिम चरण है और इस चरण में लैंगिक दिलचस्पी पुनः जागृत हो जाता है और इस चरण में विपरीत लिंग के लिए आकर्षण पाया जाता है। लैंगिक आकर्षण, सामाजिकरण, व्यवसाय, वैवाहिक पारिवारिक जीवन की योजना इसी चरण में आरंभ हो जाती है। वयस्क जो जीवन में होता है अधिकांश यौन संबंधी समस्याएं पूर्व चरणों, ठीक है, पूर्व चरणों के असफलता के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व में सभी चरणों का योगदान इसी चरण में यानी जननांगीय या जननेंद्रिय अवस्था में ही पाया जाता है। मनोलैंगिक अवस्था में जो फ्रायड की है ये 5वीं स्टेज में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना। देखिए मैंने अभी भी सिद्धांत पर चर्चा किया था आप लोगों को, तो सैडल और क्रेशर का था, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, सीलगढ़ का सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों एक कैटल का है, ये चीज़ें नोट डाउन करिए। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोग से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये सिद्धांत कैटल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब अगर पूछा जाएगा कि इसके स्रोत कौन कौन से हैं सीलगुड़ के, तो आप लोग लिख लीजिए। स्रोत पूछ लेता है कि इसमें से बताइए निम्न में से कौन सा स्रोत नहीं है, तो आप बताओगे दोस्तों। जैसे 3 आपको मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। तो मित्रता है एक सीलगुड़ का सिद्धांत, सम्मान है, अहिंसा है, सत्य है और मजबूत है और सहयोग है। ठीक है, सत्य जो है सतही सीलगुड़ के अंतर्गत आता है। अब सीलगुड़ के कितने प्रकार हैं? 2 हैं, स्रोत सीलगुड़, सतही सीलगुड़। तो ये किसने बताया था? कैटल ने बताया था। तो ये चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट रखिए आप लोग। उसके बाद देखिए सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत कार्ल युंग ने दिया था और ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दिया था। अब ध्यान देना, अंतर्मुखी के अंतर्गत दोस्तों एक गणितीय और एक एकांतर प्रिय यानी गणितज्ञ मनोवैज्ञानिक दार्शनिक पाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों संकोची, आत्मचिंतक, अध्ययनशीलता, लज्जाशीलता भी अंतर्मुखी का ही एक पार्ट है। ठीक है, ध्यान देना ये सारी चीज़। अभी भी मैंने कल शाम को क्वेश्चन किया था इससे। बहिर्मुखी, राजनेता, क्रांतिकारी, व्यापारी, आंदोलन, और उसके बाद इसमें निडर, अधिक वाचल और साहसी, समाजसेवी, लोकप्रिय, आदर्श, आशावादी और व्यवहार कुशल, ये बहिर्मुखी अंतर्गत आता पाया जाता है दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत। ठीक है, एक है दोस्तों 3 उभयलिंगी। उभयमुखी क्या चीज़ है? जिसमें यह अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का सम्मिश्रण होता है। जैसे वकील जो है दोस्तों, ये आप लोगों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना। अभी कल ही क्वेश्चन था दोस्तों वकील पर ही, तो आप लोगों ने इसको सही किया होगा। नेक्स्ट दोस्तों, आज मैं फिर इसी से रिलेटेड एनटीए यूजीसी नेट से संबंधित आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आऊँगा दोस्तों। सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आज की टॉपिक जो दोस्तों व्यक्तित्व का सिद्धांत लास्ट वीडियो है, इसके बाद व्यक्तित्व के सिद्धांत पर मैं कोई भी वीडियोज़ नहीं दूंगा आप लोगों को। इसलिए दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों से भी रूबरू करवा रहा हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट दोस्तों, मूल दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत के अंतर्गत स्प्रेंजर का, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखना कि राजनीतिक व्यक्तित्व में यहाँ पर स्प्रेगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए थे। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, मांग आवश्यकता का सिद्धांत। मांग आवश्यकता का सिद्धांत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों से इस पर चर्चा कर चुका हूं, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर मैस्लो की वीडियो देख लीजिए, आप लोग यहाँ से समझ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने 5 सिद्धांत बताए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन था दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान दो, इसी मैस्लो के सिद्धांत से ही रिलेटेड था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न है, मैस्लो के जून 2010 का क्वेश्चन है, मैस्लो के पदानुक्रम मॉडल को निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी भी मैं क्वेश्चन आप लोगों से वही करवा रहा हूँ। और एक क्वेश्चन और था इसी से रिलेटेड था दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन था? देखिए यहाँ पर एरिक एरिक्सन का। ठीक है, फ्रायड का, अच्छा ये हो चुका है। फ्रायड के सिद्धांत में कौन सी पहली मनोसामाजिक अवस्था जो है, जो फ्रायड के मुखावस्था से मिलती है, तो शैशवावस्था थी। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से इन सभी चीज़ों पर चर्चा करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब्राहम मैस्लो का जो एक पिरामिड पाया गया, उसमें 5 भागों में, मानवीय आवश्यकताओं के 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, पहला था दोस्तों शारीरिक अवस्था बोला, शारीरिक आवश्यकताएं बोला गया, या शारीरिक मांग कहो। फिर दूसरे को बोला गया सुरक्षात्मकता या सुरक्षा। फिर तीसरा है दोस्तों समाज की मांग। फिर चौथा था दोस्तों सम्मान की मांग, यानी चौथे को एक और नाम दिया गया स्वाभिमान की आवश्यकता। ठीक है, या स्वाभिमान की मांग। पांचवा था आत्मसिद्धि या अनुभूति की मांग, या आत्मसिद्धि आवश्यकता, ये पांचवा था दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों इसके बारे में यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन होता है? अप्लाइड क्वेश्चन होता है, मैस्लो से अप्लाइड क्वेश्चन होता है। इसलिए दोस्तों इसमें इसको बहुत ध्यान से सुनो और बहुत ध्यान से देखो। मैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो बनाकर दे चुका हूं, आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करो, यूनिट नंबर 2 में जाना, और यूनिट नंबर 2 में दोस्तों आप लोग देख लेना मैस्लो के, मैंने बताया है समाज कार्य में दोस्तों अब्राहम मैस्लो का किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं सारी वीडियोस आप लोगों को समाज कार्य से रिलेट करके देता हूं, तो वो चीज़ें ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, यहाँ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये मैस्लो का कहना है। इसलिए यह संगठन का अंदर और बाहर अंतर क्रियात्मक संबंध जो है, उसके माध्यम से सामाजिक संबंध जो है वो स्थापित करना चाहता है। अपनत्व, लगाव, प्यार, मित्र और पहचान, स्नेह, स्वीकार्यता इत्यादि को महत्व देता है ये मानवीय आवश्यकताओं का सिद्धांत। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देना आप लोग। नेक्स्ट पे बात करते दोस्तों, ये देख लेना जरूर वीडियो को, तभी आप समझ पाओगे। अच्छा, विधियों के बारे में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व मापन की विधियाँ देख लीजिए। आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ की विधियाँ हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रक्षेपी विधियाँ हैं, मैंने आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। और आत्मनिष्ठ विधियाँ के अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ पाई जाती हैं, आप लोग इसे भी देख सकते हैं दोस्तों। फिर वस्तुनिष्ठ के विधियों के अंतर्गत प्रश्नावली है, निर्धारण मापनी है, क्रम निर्धारण है, ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसे सीन कर लेना। प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत दोस्तों देखिए, प्रक्षेपीय विधियों के अंतर्गत क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो 3 आपको ये देगा और 1 इसमें से दे देगा, तो आप समझ जाना दोस्तों वही गलत होगा। पूछ लेगा कि निम्न में से बताइए कौन सा अप्रक्षेपी विधियाँ हैं, तो जो आपको दोस्तों 3 प्रक्षेपी में से दे सकता है, तो 1 अप्रक्षेपी में से देगा, ये चीज़ें ध्यान देगा। प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत दोस्तों ये IMP है, इस टॉपिक को IMP करिए, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों।
या और यहाँ से पूछा भी जा सकता है। ठीक है, देखिए IBT यानी इंक बोर्ड टेक्स्ट है दोस्तों, हरमन रोस्टा के द्वारा दिया गया था। शाही डब्बा परीक्षण है, TAT है ये चीज़ें, फिर CAT है। TAT का मतलब है दोस्तों थैमेटिक और अपरसेप्शन टेस्ट इसको बोला जाता है TAT को, और ये 3 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। इसमें कुल टोटल 10 कार्ड होते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से बता रखा हूँ, वहाँ से भी जाकर आप लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं दोस्तों। 1935 में आया था ये, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखा है। CAT क्या है चीज़ें हैं यहाँ पर, CAT यानी चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट है CAT, और ये दोस्तों आया था 1948 में आया था, इसने बैलोक ने दिया था। और उसके बाद दोस्तों SAT जो है दोस्तों यानी सेंटेंस, इसको बोला जाता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट बोला जाता है, और ये दोस्तों आया था पाइन एंड टेडलर ने 1930 में दिया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक और आता है, इसके अंतर्गत नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसके अंतर्गत दोस्तों आता है एक FWAT आता है, और यानी इसको कहा जाता है फ्री वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। और FWAT है जो दोस्तों फ्रांसिस गाल्ट ने दिया था 1879 में दिया था। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें याद रखना। प्रक्षेपी विधि और अप्रक्षेपी विधि, प्रक्षेपण विधि, ये सारी चीज़ें आप लोगों को, आई होप दोस्तों, मैं आशा भी करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन करना, मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसमें कमेंट कर देना दोस्तों, या तो आप लोग उस पर व्हाट्सएप पे अपनी सारी चीज़ें मुझसे पूछ सकते हो। जो भी किसी भी चीज़ों में अगर आपको समस्या हो रही है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना इसे। देखिए मैं यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ रही है दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ, मैं आपको गर्मी में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाज कार्य के चैनल से या समाज कार्य से संबंधित या उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करिए आप सभी लोग। ठीक है, और NTA UGC नेट का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, वो देखिए आप लोगों को जुलाई तो इम्पॉसिबल है, अगस्त स्टार्टेड या मिड में, ठीक है, या तो अगस्त के लास्ट में UGC नेट का एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना, जुलाई में इम्पॉसिबल है। आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अभी कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई है नोटिफिकेशन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं लॉकडाउन से संबंधित, कि अभी भी लॉकडाउन कम नहीं, बढ़ने की चांसेस है, क्योंकि कोविड-19 अभी भी फैल रहा है, रुक नहीं रहा है। ठीक है, जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो क्या गारंटी है कि जुलाई में सारी चीज़ें ओपन हो यानी खुल जाएगी, है ना। ये चीज़ें ध्यान रखना, इसलिए ये अगस्त में एग्ज़ाम होने के चांसेस बन सकते हैं। और ध्यान रखना कि इस बार NTA UGC नेट को पता है कि सभी लोग घर में हैं, तो घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं लोग, उसको मालूम हो चुका है, यानी पता है, सभी को पता है। तो इस बार दोस्तों क्वेश्चंस जो बनेंगे अप्लाइड क्वेश्चंस बनेंगे और टफ बनेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें घर में बैठकर जो चीज़ें वो समझ रहे हैं वो भी अपने क्वेश्चन ही बना रहे होंगे। ऐसी चीज़ें सोच लीजिए, NTA UGC नेट अगर क्वेश्चन ही बना रहा होगा, या अलग अलग तरीके की रीजनिंग कर रहा होगा, तर्क कर रहा होगा, कल्पना कर रहा होगा, तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है बहुत डीप पे जा सकता है। इसलिए दोस्तों किसी भी टॉपिक को आप हल्के में ना लें, उससे बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़ाई करें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। मैं डेली पर डे दोस्तों समाज कार्य से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस करता हूं, 30+ 50+ क्वेश्चंस ऐसे डेली करता हूं। PDF भी प्रोवाइड करता हूं। यदि आप लोगों को PDF चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।